तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग चलते हैं मेरे रसगुल्लों, ठीक है, क्लास 12 वालों के लिए आगे की टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको मानव जनन तंत्र में आपको पढ़ाया था। मानव जनन में मैंने आपको पढ़ाया था नर जनन तंत्र के बारे में। हमने आपको कहा था कि अगर वीडियो लंबी जाती है तो इसको हम 2 भाग में लेके आएंगे, और तो दूसरी भाग है, ठीक है, नर जनन तंत्र का। चलिए आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर फिगर वही रखा है, हेडिंग्स आपकी वही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको ये इतनी चीज़ें पहले ही बताई है। अब आप हेडिंग लगाएंगे शुक्र जनन कोशिकाएं। हेडिंग क्या लगाएंगे? शुक्र जनन कोशिका, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं, अगर हम बात करें शुक्र जनन कोशिका की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटो सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन कोशिका को बोलते हैं स्पर्मेटो सेल बोलते हैं। ये सब शुक्र जनन कोशिका, नर्स कोशिका, ये सब जो है आपको जब पढ़ा, ये सब तब आपको पढ़ाएंगे जब आपको मिलेगा विवरण की सूक्ष्मदर्शी संरचना, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। सूक्ष्मदर्शी संरचना में आपको ये सब चीज़ें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसके एक एक पार्ट को जानते हुए चलते हैं। हम आपको बताएंगे आज विवरण जालक से, ठीक है। क्या बताएंगे? विवरण जालक से। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे विवरण जालक। क्या लिखेंगे? विवरण जालक, जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेटेस्टिस, ठीक है, विवरण जालक। क्या लिखेंगे आप? विवरण जालक, ठीक है। टेस्टिस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम विवरण जालक की बात करें मेरे रसगुल्लों, किसकी बात कर लेते हैं? विवरण जालक की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करें? विवरण जालक की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आएगा, ये जो विवरण जालक होता है, ठीक है, इसमें शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं वो विवरण में से, ठीक है, विवरण में बाहरी सतह से भीतरी सतह, जो विवरण होता है उसमें जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं वो बाहर से भीतर की सतह, बाहर से भीतर की सतह में फैली हुई होती हैं, ठीक है। यानी कि वो बाहर से भीतर की सतह में क्या होती हैं? फैली हुई होती हैं, जिसको हम बोलते हैं विवरण जालक। ये जो है बाहर से भीतर की ओर क्या होती हैं? फैली हुई होती हैं। ये नलिकाएं होती हैं। कौन सी नलिकाएं? शुक्रजन नलिकाएं, ठीक है। प्रत्येक शुक्रजन जो होता है, मतलब एक एक शुक्रजन जो होता है, एक एक शुक्रजन जो होता है, उसमें जो है शुक्रजन नलिकाओं का, ठीक है, अगला जो भाग होता है वो, इसका जो अगला भाग होता है वो बहुत अधिक जो है, इसमें क्या होता है, इसका अगला भाग पश्च होता है, पश्च भाग और अग्रभाग दोनों होते हैं। ध्यान रखिएगा, विवरण जालक का अगला भाग तुम्हारा क्या होगा? विवरण, ये पिंडक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और पश्च भाग जो होता है एक नली के रूप में जाना जाता है। ये जो है पश्च भाग क्या होता है? एक नली के रूप में जाना जाएगा, एक नली के रूप में जाना जाता है। मतलब समझो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे विवरण जालक में शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं विवरण में बाहरी सतह, ठीक है, इसमें क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। और ये शुक्र जनन नलिकाएं विवरण में बाहरी सतह से भीतरी सतह, ठीक है, कहाँ पर? विवरण में। आप देख पा रहे हैं कि ये विवरण है, तो विवरण में क्या करेंगी? बाहरी से, ठीक है, बाहरी क्या बोलते हैं, बाहरी सतह से भीतरी सतह, भीतरी सतह, बाहरी सतह से भीतरी सतह में फैली होती हैं। भीतरी सतह में क्या होती हैं? ये फैली होती है। कौन फैली होती है? तो शुक्र जनन नलिकाएं जब फैली होती, मतलब
यहाँ पर पूरा क्या होती हैं, बाहर जने क्या होती हैं, पूरे रूप से फाइल होते हैं, जो रेड कलर से हमने बनाया है। अब इसमें समझिएगा, इसके जो प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का मतलब ये प्रत्येक शुक्रजनन नलिका जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रत्येक मतलब हर एक शुक्र जनन नलिका, हर एक शुक्रजनन नलिका का अग्रभाग यानी कि अगला भाग, कौन सा भाग, अगला भाग जो होता है क्या कहलाता है, विरसणीय पिंडक कहलाता है। क्या हो जाएगा, विरसणीय पिंडक होगा। क्या होगा, विरसणीय पिंडक। आप देख पा रहे हैं ना इधर, इसका आगे वाला हिस्सा क्या होगा, विरसणीय पिंडक। तथा पश्च भाग जो होगा वो क्या होगा, तो पश्च भाग जो होगा वो एक नली होगा। पश्च भाग एक नली होती है। पश्च भाग क्या होती है, एक नली होती है। ये नलिकाएं जाल से बनी रहती हैं। ये नलिकाएं एक नली होती है और यही नलिका जाल रूपी संरचना को बनाती है। क्या बनाती है, जाल संरचना बनाती है। ठीक है, जाल जैसी ये संरचना को बनाती हैं। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे, यही नलिका जाल से, ठीक है, जाल से बनी संरचना में खुलती हैं। ये नलिका क्या होती हैं, जो जाल जैसी संरचना होगी उसमें जाकर के ये नलिकाएं क्या होंगी, खुलेंगी। जब ये नलिकाएं जाकर के खुलेंगी तो जिसमें जाकर के ये खुलती है उसे कहते हैं विरसणीय पिंडक कहते हैं। जिसमें जाकर के ये नली खुलेगी उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, पर विरसण जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विरसण जालक। ये नली जहाँ पे जाकर के खुलेंगी यहीं पर, ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा, इस वाले को क्या बोलते हैं, विरसण जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विरसण जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरसण जालक बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया। इनमें जो होगा इसी विरसण जालक में, क्या इसमें, इसी विरसण जालक में याद रखिएगा कि इसी विरसण जालक में 20 से 25 कितना, 20 से 25 किसमें, इसी विरसण जालक में 20 से 25 शुक्रवाहिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शुक्रवाहिकाएं होती हैं। किसमें, ये जो इसी जो है यहाँ पर जो एक नली बना रही है, ठीक है, ये जो नली है एक जाल जैसी संरचना ये बनाएगी। ठीक है, और यही जो जाल जैसी संरचना बना रही है इसी को बोलेंगे विरसणीय जालक बोलेंगे। और जो विरसणीय, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे देखा ना, विरसणीय जालक एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी होता है विरसणीय जालक, यहाँ तक पूरा फैला होता है विरसणीय जालक। और इसी विरसणीय जालक से क्या लगा होता है, देख पा रहे हैं आप लोग कि शुक्रवाहिका लगी होती है। क्या लगी होती है, शुक्रवाहिका जो है इसी से लगी होती है। ये मैंने आपको बताया। और शुक्रवाहिका कितनी होती है, तो 20 से 25 शुक्रवाहिकाएं, ठीक है, विरसण जालक के अंदर रहती हैं। इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद जो अधिविरसण में जा करके खुलती हैं, ये जो शुक्रवाहिका जो होती हैं ये कहाँ जा करके खुलती हैं, तो अधिविरसण में जा करके खुलती हैं। अधिविरसण में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं, अधिविरसण में खुलती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब ये निकलेंगे तो ये होता है अधिविरसण। क्या होता है, अधिविरसण, जो कि क्या होती हैं, यही शुक्रवाहिका जो होती हैं ये आगे चल करके अधिविरसण में क्या होती हैं, खुलती हैं। तो यहीं पे समाप्त हो जाता है तुम्हारा विरसण जालक। ठीक है, अब हम आगे अगर बात करें तो यहाँ पर तो आगे जो हम बात करेंगे विरसण जालक के बाद, ठीक है, वो होगा शुक्रवाहिका। क्या होगा, शुक्रवाहिका होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुक्रवाहिका के बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मैं फिगर इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि फिगर से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन से अंग हैं। ठीक है, इसलिए फिगर वैसे का वैसे है। अब देखिए, अब आपको हेडिंग क्या लगाना है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, शुक्रवाहिका जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंटिया। क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंटिया। ठीक है,
अगर हम बात करें किसकी, शुक्र वाहिका की, जिसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंटिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो शुक्र वाहिका आप देख पा रहे हैं, यही वाला जो होता है ये शुक्र वाहिका होता है, यहाँ पर लगे होते हैं, जो कि वृषण जालक से लगा होता है शुक्र वाहिका। चलिए आइए हम लोग शुक्र वाहिका के बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान क्या रखना है कि जो शुक्र वाहिका जो होता है यह जो है रोमाभि होता है, मतलब रोमाभि के जैसे इसमें जो है स्तंभ कोशिकाओं की एकल उपकला से, ठीक है, अस्थिरित नलिकाएं होती हैं। मतलब इसी शुक्र वाहिका में क्या होती हैं, स्तंभ के जैसे, मतलब खड़े खड़े अंगुली के जैसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब स्तंभ के जैसे क्या होती हैं इसमें, ठीक है, कुछ जो है इसमें कोशिकाएं होती हैं जो कि कैसे जो किसकी बनी होती हैं, एकल उपकला के बनी होती है, ठीक है। ये अस्थिरित होती है, मतलब अस्तर के ऊपर अस्तर नहीं होता है, इसकी कहने का मतलब ये है। इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होती है वो 20 से 25 जो है इनकी संख्या बन जाती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, समझते हैं आपको। ये जो होता है अगर हम बात करें इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये रोमाभि यानी कि स्तंभी, ठीक है, कोशिकाओं की एकल उपकला के नलिकाएं इसमें होते हैं। इसके बात कर लेते हैं रोमाभि, क्या बात करेंगे हम, रोमाभि, ठीक है। कैसा होगा ये, रोमाभि स्तंभ, रोमाभि स्तंभी, ठीक है, कोशिकाओं, स्तंभी कोशिकाओं की एकल, सेल्स की एकल मतलब एक, एकल मतलब एक, उपकला, किसका, उपकला, ठीक है, उपकला से अस्तरित, उपकला से अस्तरित, ठीक है, उपकला से अस्तरित नलिकाएं होती हैं, मतलब उस नलिका के ऊपर अस्तर के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेयर के रूप में जो है लेयर बाय लेयर नलिकाएं नहीं होती। इसका कहने का मतलब ये इनकी जो संख्या होती है, ठीक है, अस्थिरित नलिकाएं पाई जाती हैं। इसकी जो संख्या होती है, ठीक है, ये रोमाभि जो स्तंभ की सेल्स जो होते हैं, इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 20 से 25 संख्या होती है शुक्र वाहिका की। कितनी संख्या होती है, 20 से 25 इनकी संख्या होती है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो अधिविर्षण में जा कर के खुलती हैं, ये जो इनकी जो संख्याएं होती हैं वो 20 से 25 तो होती है मेरे रसगुल्लों, लेकिन ध्यान रखिएगा यही 20 से 25 ये जा कर के कहाँ खुलते हैं, तो वो जा कर के खुलेंगे कहाँ पर, अधिविर्षण में जाके खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, अधिविर्षण में जाके खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, अधिविर्षण में, ठीक है। जब ये अधिविर्षण में आकर के खुलेंगे, यहाँ से यहाँ तक करके आएंगे, अधिविर्षण में आकर के खुलेंगे, उसके बाद, ठीक है, जब ये अधिविर्षण में आ जाएंगे तब अब आप यहाँ से क्या करेंगे, एक हेडिंग लगाएंगे जिसको बोलेंगे अधिविर्षण। यहीं पे आप हेडिंग लगाएंगे जिसको बोलेंगे, अधिविर्षण को बोलते हैं इपीडायडेमिस। क्या बोलते हैं, इपीडायडेमिस बोलते हैं। चलिए आइए, ये तो मैंने इतना आपको पहले ही बताया था, खाली केवल यही स्तरित रूप वाला नहीं बताया था। अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग क्या चीज़, अधिविर्षण। तो अधिविर्षण में जब ये आकर के धीरे धीरे आगे अधिविर्षण में खुलेगी तब हम लोग क्या करेंगे, अधिविर्षण के बारे में अब पढ़ेंगे। इसके बारे में, अधिविर्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका काम खत्म हुआ तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, अधिविर्षण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अधिविर्षण के बारे में। चलिए, ये है अधिविर्षण, आप देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा अधिविर्षण होता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे अधिविर्षण, क्या लिखेंगे, अधिविर्षण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिविर्षण को बोलते हैं इपीडायडेमिस, ठीक है, इपीडायडेमिस, ठीक है, इपीडायडेमिस। अगर हम अधिविर्षण की बात करें, किसकी बात करें, अधिविर्षण
विरसण की अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो अधिविरसण होता है, कौन होता है? अधिविरसण। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि अधिविरसण जो होता है कि ये जो होता है इस अंड जो कोशिका पूरी होती है इसी के जस्ट बाहर होता है। इसी अधिविरसण से जो है शुक्रवाहिनी जुड़ा हो। अधिविरसण से क्या होता है? शुक्रवाहिनी क्या होती है? वो जुड़ी होती है। अगर हम अधिविरसण की बात करें तो अधिविरसण लगभग 20 से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर या कुंडलित नुमा की 6 मीटर लंबी जो है कुंडलित नुमा ये इसकी जो है संरचना होती है। अधिविरसण ये इसकी लंबाई है, ठीक है। यानी मैं अगर बात कर लेता हूँ इसमें, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, अधिविरसण की जो लंबाई होती है, क्या होती है? लंबाई। तो ये होता है 6 मीटर। कितना होता है? 6 मीटर। 6 मीटर तो होता है मेरे रसगुल्लो, लेकिन कैसे होता है? कुंडलित नुमा। कैसे होता है? कुंडलित नुमा। कुंडलित नुमा होता है, मतलब एक कुंडलित के आकार का। इसी में से घुमाव करके होंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे टेढ़ा ऐसे, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। तो कुंडलित नुमा ये घुमावदार ये होते हैं, जो कि कितनी संख्या होती है, कितनी लंबाई होती है इसकी? तो वो 6 मीटर तक होते हैं, ठीक है, अधिविरसण की। अब समझिएगा, ये जो है अगर हम बात करें तो 6 मीटर इसकी लंबाई कुंडलित नुमा होती है। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा एक, ठीक है, कोमाकार संरचना बनाती है। इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। शीर्ष अगर हम बात करें इसमें तो शीर्ष सिरा हो गया, जिसको बोलते हैं कैपाट, ठीक है। और ऐसा एक चीज़ सुनो, अगर हम बात करें तो इसको जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अधिविरसण जो होता है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग होगा, सबसे पहला जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहले वाले भाग को बोलेंगे शीर्ष सिरा। क्या बोलेंगे? शीर्ष सिरा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष सिरा बोलेंगे। सबसे पहला जो हिस्सा होगा वो होगा, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? शीर्ष सिरा। शीर्ष सिरा, ठीक है। अगर हम शीर्ष सिरा की बात कर लें, पहले इसको समझ लेते हैं। शीर्ष सिरा को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, शीर्ष सिरा, ठीक है, ये एक कैपार्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? कैपार्ट एपिडार्मिस, या ठीक है ग्लोक्स की तरह काम करता है। ग्लोक्स मेजर कहलाता है ये शीर्ष सिरा जो होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको एक नाम से और जाना जाता है शीर्ष सिरा को जो बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके कैपार्ट को, इसके कैपार्ट एपिडार्मिस को, इसके कैपार्ट एपिडार्मिस को, ठीक है, कहते क्या है? इसके डायडमिस को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। इसके डायडमिस को बोलते हैं, यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्लोक्स मेजर। क्या बोलेंगे? ग्लोक्स मेजर। क्या बोलेंगे? ग्लोक्स मेजर। ये वाला जो इसका जो सिरा होगा इसको बोलेंगे ग्लोक्स मेजर। क्या बोलेंगे? ग्लोक्स मेजर बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है पश्च और मध्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर मध्य भाग जो होगा, कौन सा भाग? मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग। कौन सा भाग होगा? मध्य भाग, ठीक है। तो मध्य भाग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अच्छी चीज़ होगा। मध्य भाग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मध्य भाग की। तो यहाँ पर मध्य भाग वो क्या कहलाएगा? तो इसको बोलेंगे कॉर्पस। क्या बोलेंगे? मध्य भाग को बोलते हैं कॉर्पस एपिडार्मिस, या इसी को बोलते हैं कॉर्पस एपिडार्मिस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस एपिडार्मिस। कॉर्पस
इपीडायडमिस, इपीडायडमिस बोलते हैं, ठीक है इसी को। अब उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, ये हो गया। अगर हम, ये तो हो गया दूसरा। अगर हम तीसरे की बात, किसकी बात करें, तीसरे की बात करें, तो तीसरे वाले को जिसको बोलते हैं पश्च, क्या बोलेंगे, पश्च भाग। तो पश्च भाग जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो पश्च वाले भाग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोडा। क्या बोलते हैं, कोडा एपिडाइडमिस, या फिर उसको बोलते हैं ग्लॉक्स माइनर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कोडा, ठीक है, इपीडायडमिस, इपीडायडमिस, या फिर इसी को हम बोलते हैं, क्या चीज़, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉक्स, ग्लॉक्स, ठीक है, माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लॉक्स माइनर कहते हैं। यहाँ पर जो कोडा होता है, क्या होता है, कोडा एपिडायडमिस, वो एक पेशीय तंत्र द्वारा जुड़ी होती है। यहाँ पर जो कोडा वाला होता है, ये किससे जुड़ा होता है, तो जो जुड़ा होता है वो एक पेशीय तंत्र द्वारा जुड़ा होता है, एक पेशीय तंत्र द्वारा जुड़ा होता है, तंत्र द्वारा जुड़ा होता है, ये मैंने बताया। जब ये तंतु द्वारा जुड़ा होगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रतिनिकेटसन कहते हैं, ठीक है। जब ये किसके द्वारा, पेशीय तंत्रिका द्वारा जुड़ा होगा, तो उसे हम कहेंगे प्रतिनिटेशक। क्या कहेंगे, प्रतिनिटेशक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिनिटेशक, उसे तब हम कहते हैं। कब कहेंगे, जब, ठीक है, ग्लॉक्स माइनर एक पेशीय तंत्र द्वारा जुड़ा होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, प्रतिनिकेटशक कहते हैं, प्रतिनिकेटशक कहते हैं। अच्छा, एपिडायडमिस के अब हम कार्य को देखते हैं, एपिडायडमिस के कार्य को देखते हैं। मैंने इतना बताया, इतना आप लिख लेंगे, उसके बाद इसमें और कुछ चीज़ें नहीं लिखना है। मैंने आपको बताया कि अधिविर्षण यही होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कार्य को देखेंगे, इसके हम कार्य को देखते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अधिविर्षण। अधिविर्षण के कार्य की बात करें, अगर इसके हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो याद रखिएगा, इसका जो कार्य होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसके हम क्या बात कर लें, कार्य या फिर फंक्शन की अगर हम बात करें, तो इसका जो कार्य होगा, इसका जो कार्य होगा वो क्या होगा। अगर हम इसके कार्य की बात करें, तो सबसे पहले चीज़ तो इसकी लंबाई मैंने आपको बता दिया था कि वो 6 मीटर तक होता है, जो कुंडलित नुमा होता है, ठीक है। इसमें जो है 40 से 45 सेंटीमीटर तक, ठीक है, ये इसकी लंबाई में लगभग पूरी रूप से मतलब उसी में सिमट जाता है। 40 से 45 सेंटीमीटर में पूरा कुंडलित नुमा ये रह जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, उदर गुहा में प्रवेश करती है। कहाँ पर पड़ती है, सॉरी मिस्टेक हो गया, हम इसको बताने लगे थे, शुक्रवायु का, हम अधिविर्षण के कार्य की बात कर रहे हैं ना। तो अधिविर्षण जो होगा, इस शुक्राणुओं के संग्रह में, मन की उसको इकट्ठा करने में कार्य करता है। सबसे पहला चीज़ क्या होगा, ये शुक्राणुओं का संग्रह करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। दूसरा, आगे बात कर लेता हूँ, तो आगे मैं अगर बात करूँ, ये पोषण तथा शुक्राणुओं को बाहर निकालता है। मतलब ये शुक्राणु को, किसको, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। किसको प्रदान करता है, शुक्राणु को पोषण तो प्रदान करता है, साथ में इसी शुक्राणु को बाहर निकालता है, ठीक है। क्या करता है, ये बाहर निकालता है। अब सुनिए, अधिविर्षण जो होता है, ये कोड ही
नली के रूप में बाहर निकलता है, जिसे शुक्रवाहिनी, ठीक है, कहते हैं। यही जो अधिविर्षण होता है, कौन होता है? अधिविर्षण जो होता है ये कोड के रूप में, जो कोड हमने बताया था ना अभी, वो कोडा के रूप में बाहर निकलता है, कोडा के रूप में, ठीक है, बाहर निकलता है, ठीक है। और यही जब बाहर निकलता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैंने आपको कार्य के बारे में बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। देखो भैया, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं ना जो मानते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको कुछ साइड में म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एक लोग यहीं आए थे बगल में, तो बजा रहे थे वही, तो हमने उनसे जा कर के भी बोल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि वो तुरंत बंद कर दिए, ठीक है। तो कुछ काम ऐसे भी करना चाहिए जो किसी को, दूसरे को डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? शुक्रवाहिनी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? शुक्रवाहिनी को। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे? शुक्रवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शुक्रवाहिनी के बारे में हम आज इस वाले में पढ़ते हैं। किसके बारे में? शुक्रवाहिनी के बारे में। चलिए हेडिंग लगाएंगे आप, शुक्रवाहिनी, ठीक है। अगर हम शुक्रवाहिनी की बात करते हैं, मेरे स्कूलों, मेरे शेर और सेनियों, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंटिया। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंटिया। क्या बोलते हैं? वासा, ठीक है, डिफरेंटिया बोलते हैं। मैंने इंग्लिश पहले ही आपको लिख करके बता दिया है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार लिखूंगा तो फिर टाइम आपका जाता है, ठीक है। अब देखिए, वासा डिफरेंटिया की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है मेरे शेरों सेनियों, वो कितनी होती है? वो 40 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। 40 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। ये स्थित कहाँ होता है? तो उदर गुहा में। कहाँ होता है? उदर गुहा में स्थित होता है। कहाँ करता है ये? उदर गुहा में स्थित, यानी कि प्रवेश करेगा। क्या करेगा? उदर गुहा में प्रवेश करता है। क्या करता है? उदर गुहा में प्रवेश करेगा। और मूत्र नली के पीछे, कहाँ पर? ये मूत्र नली के पीछे, आप देख रहे हैं ना, यही मूत्र नली है ना, तो इसी के जस्ट पीछे है कि नहीं, ये ब्लैक वाला इसी जस्ट के पीछे है। तो कहाँ होगा? मूत्र नली के पीछे होगा। कहाँ होगा? मूत्र नली के पीछे होगा। कहाँ होगा? मूत्र नली के ये पीछे से, ठीक है, निकल कर, पीछे से निकलती हुई, ठीक है, पीछे से क्या होगा? निकलती हुई शुक्राशय में खुलती है। पीछे से निकलती हुई शुक्राशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? शुक्राशय में आकर के खुलती है, ठीक है। कहाँ खुलेगी? शुक्राशय में। जब ये शुक्राशय में आके खुल जाएगी तो उस कंडीशन में समझिएगा, ये शुक्राशय नली से मूत्र मार्ग में निकलती है। उसके बाद समझिएगा, ये शुक्राशय होता है, देख पा रहे हैं, ये शुक्राशय है, ठीक है। ये आकर के कहाँ खुल रही है? शुक्राशय में। ये जो हरे कलर से, तो हरा कलर जो होता है शुक्राशय कहाँ खुलती है? आकर के मूत्र नली में, जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग में। तभी कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में। तो यही जो शुक्राशय होता है, कौन होता है? शुक्राशय। वो कहाँ जाके खुलता है? तो जाकर के खुलता है मूत्र मार्ग में निकलता है। कहाँ निकलता है? मूत्र मार्ग में जाकर के ये निकलता है, ठीक। कहाँ निकलता है? मूत्र मार्ग में निकलता है, ठीक है। कहाँ निकलता है? मूत्र मार्ग में निकलता है। तो ये रहा शुक्रवाहिनी के बारे में। किसके बारे में? शुक्रवाहिनी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे शुक्राशय के बारे में। किसके बारे में? शुक्राशय के बारे में। चलिए आइए शुक्राशय के बारे में देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेमिनल वेसिकल जो होता है, जिसको हम बोलेंगे शुक्राशय, क्या बोलते हैं? शुक्राशय, ठीक है। चलिए शुक्राशय को देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे शुक्राशय कहाँ है? ये है शुक्राशय। तो अगर हम शुक्राशय की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? शुक्राशय की। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल। अगर हम शुक्राशय की बात करें, सेमिनल वेसिकल की, किसकी बात करें? सेमिनल वेसिकल की, यानी कि शुक्राशय की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखेंगे आप। जो कि आपको याद क्या रखना है, समझिए। जो ये होता है ना भैया, शुक्राशय जो होता है, अगर हम शुक्राशय की बात कर लेते हैं, तो शुक्राशय में आकर के शुक्राणु क्या होते हैं? ये एकत्रित होते हैं। ये एक नर जनन ग्रंथियां हैं। कौन सी है? यह एक नर जनन ग्रंथियां होती हैं जो मूत्राशय से, जो क्या करता है? मूत्राशय व, ठीक है, मूत्राशय से व मलाशय के मध्य में, कहाँ होता है? मूत्राशय व मलाशय के मध्य में स्थित होता है। इससे, ठीक है, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव होता है। मतलब ये क्या करेगा? क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव ये करता है। जब ये क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव करेगा, तो इसमें अधिकांश जो है क्या होंगे? वीर्य का अधिकांश भाग इसी में बनता है। क्या बनता है? वीर्य का अधिकांश भाग इसी में बनेगा। यानी समझा देता हूँ आपको ऐसे भी। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि ये नर जनन ग्रंथियां हैं। कैसी है ये? नर जनन ग्रंथि है। एक चीज मैंने बताया। दूसरी चीज, यह स्थित कहाँ होती है? तो ये मलाशय व, ठीक है, मूत्राशय के मध्य में। कहाँ पर? मलाशय और मूत्राशय के मध्य में स्थित होती है, स्थित होती है, ठीक है। ये दो चीज मैंने बताया। इससे क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव होता है। यानी शुक्राशय से किसका स्राव होता है? तो क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव होता है, ठीक है। जब ये स्राव करेगा तो वीर्य का अधिकांश भाग ये बनाएगा। इसी में वीर्य का अधिकांश भाग ये होता है। इस क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में अगर मैं बात करूं तो इसी में होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके बाद इसी में, ठीक है, सिट्रेस होता है। क्या होता है? सिट्रेस होता है। सिट्रेस होता है। ये सब क्या है? क्षार टाइप। क्या है? क्षार होते हैं, सिट्रस। उसके बाद इसी में क्या होगा? ठीक है, आइनो सिटॉल होगा। आइनो सिटॉल होगा। क्या होगा? आइनो सिटॉल होगा। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें होंगी जिसको बोलेंगे, ठीक है, प्रो स्टॉब लेंडिस, ठीक है, प्रो स्टॉब लेंडिस, ठीक है, लेंडिस। ये हो गया। उसके बाद होगा सोप्रीनोजेलिन। क्या होगा? सोप्रीनोजेलिन। ये मैंने आपको क्या बताया। और इसमें एक चीज़ और होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा।
क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में पाई जाती है, जिसमें क्या होते हैं, शुक्राणु जो है तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा जो होगा इसमें उपस्थित फ्रक्टोज जो होगा वो शुक्राणु को उत्तेजना प्रदान करता है। यहाँ जो फ्रक्टोज है ना भैया, ये क्या काम करता है, ये शुक्राणु को उत्तेजना देता है। क्या देता है, शुक्राणु को उत्तेजना प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जा देता है। क्या देता है, शुक्राणु को ऊर्जा देता है। कौन, शुक्राणु को ऊर्जा देता है। कौन, फ्रक्टोज। किसमें, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का जो स्राव करता है उसी में क्या होता है, ये ऊर्जा को प्रदान करता है। और यहाँ पर जो होता है ये, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, ये जो होता है, अगर हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखना ग्लेटिस की अगर हम बात करें तो ये क्या काम करता है, तो ये जो होता है शुक्राणु और अंडाणु के संलयन में मादा जनन पथ में विपरीत कर्माकुंचन प्रदान करता है। क्या करता है, मादा जननांग पथ में, ठीक है, क्या करता है, विपरीत कर्माकुंचन। विपरीत कर्माकुंचन आप समझते हैं, कर्माकुंचन, ठीक है, कर्माकुंचन प्रदान करता है। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, तो इसका जो कार्य होगा तो शुक्राणुओं को जीवित, ठीक है, जीवित एवं गतिशील बनाए रखना। इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य यहीं लिख लेता हूँ। ये कार्य में क्या करता है, शुक्राणुओं को, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को गतिशील प्लस जीवित बनाए रखना है। ये मैंने इतना आपको बताया। मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जो शुक्राशय होता है ये निर्जननांग ग्रंथियाँ होती हैं। ये कहाँ होता है, तो मलाशय और मूत्राशय के मध्य में स्थित होता है। इसमें ये जो है क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य को स्रावित करता है। इसमें क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य स्राव में क्या होते हैं, इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें से फ्रक्टोज जो होता है वो शुक्राणु को ऊर्जा देता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये क्या काम करता है, मादा जनन पथ में जब जाएगा तो उस टाइम क्या करेगा, उसको जो है कर्मकुंचन करता है, कि फैलाने और सिकुड़ने का काम यही करता है। ठीक है, और क्या होगा, इसका जो कार्य होता है शुक्राणुओं को गतिशील करना होता है, और क्या करना होता है, जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए इसका कार्य होता है शुक्राशय का। मैंने इतना आपको बताया। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अस्खलन वाहिनी पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे, ठीक है, अस्खलन वाहिनी। क्या पढ़ेंगे, अस्खलन वाहिनी के बारे में। चलिए, जिसको हम कहते हैं डक्ट। क्या कहते हैं, एजिकुलेटरी डक्ट। स्खलन वाहिनी की जो बात कर लेते हैं, जो स्खलन कराने का काम करता है। शुक्राशय से अनेक, ठीक है, अनेक छोटी वाहिनियाँ निकलकर अपने ओर से जो है, अपने ओर के शुक्रवाहिनी से मिलकर क्या करती हैं, मूत्र मार्ग में खुलती है, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इतना मैंने आपको रफ किया और मैंने आपको चीज़ें बताई। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो मैंने आपको बताया कि इसमें आप हेडिंग डालेंगे स्खलन वाहिनी। क्या हेडिंग डालेंगे,
स्खलन वाहिनी। क्या लिखेंगे? स्खलन वाहिनी। इसको क्या बोलते हैं? एजिकुलेटरी। इसको मैंने बताया था एजिकुलेटरी डक्ट ये होता है। अगर हम इसकी बात करें स्खलन वाहिनी की, तो जैसे मान लीजिए आपको बता देता हूँ ऐसे ही, जो सुगम बनाता हो चीज़ों को, यानी कि जो शुक्राणु को लेके जाने के लिए सुगम बनाता, वही चीज़ है स्खलन वाहिनी। समझिए, आपको ऐसे समझा देते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे भी क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो शुक्राशय से अनेक छोटी वाहिनियाँ जो आती हैं ना, शुक्राशय से, किससे? शुक्राशय से। शुक्राशय से जो अनेक छोटी वाहिनियाँ आती हैं, ठीक है, ये जब आती हैं तो ये वाहिनी जो है निकल कर अपने ओर के शुक्रवाहिनी से मिलकर मूत्र मार्ग में, कहाँ से? मूत्र मार्ग में खोलती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी कहते हैं। मतलब जो शुक्रवाहिनियाँ जो होती हैं, जो आकर के शुक्राशय में खुलती हैं, उसके बाद क्या होती हैं? मूत्राशय में आकर खुलती हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्खलन वाहिनी कहते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है। फिर लिखेंगे शुक्राशय से अनेक छोटी वाहिनियाँ, शुक्राशय से अनेक छोटी वाहिनियाँ, अनेक छोटी वाहिनियाँ, ठीक है। अनेक छोटी वाहिनियाँ निकल कर अपने ओर के शुक्रवाहिनी से निकल कर अपने ओर के शुक्रवाहिनी अपने ओर के शुक्रवाहिनी से मिलकर शुक्रवाहिनी से मिलकर, ठीक है, मूत्र मार्ग, कहाँ पर? मूत्र मार्ग में खुलती हैं, मूत्र मार्ग में खुलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्खलन वाहिनी कहेंगे। ये हो गया, स्खलन वाहिनी खत्म हुआ। उसके बाद हम चलते हैं, आप हेडिंग लगाएंगे क्या चीज़, जिसको बोलेंगे हम यहाँ पर मूत्र मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं? ठीक है, यूरेथ्रा बोलते हैं, मूत्र मार्ग, ठीक है, यूरेथ्रा। अगर हम मूत्र मार्ग की बात करें, किसकी बात करें? यूरेथ्रा की बात करें, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यूरेथ्रा क्या चीज़ है? यूरेथ्रा किसकी बात कर लेते हैं? यूरेथ्रा की। तो यह जो होता है मूत्राशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जो मूत्राशय देख रहे हैं ना, ये वाला, इसी मूत्राशय से क्या निकलता है? मूत्र मार्ग निकलता है। तो आप क्या कहोगे कि यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन मतलब ये वाली नली होती है यहाँ पर, स्खलन नली, ठीक है। यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन पथ बनाती है। ये क्या काम करता है? यह मूत्राशय से, ठीक है, यह मूत्राशय से निकलकर कहाँ से? मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी, किससे वाहिनी? स्खलन वाहिनी, ठीक है। स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन पथ बनाती है,
जब ये मूत्र जनन पथ बनाएगा तो मूत्र जनन पथ बनाती हैं जो मूत्राशय मुख द्वारा शिश्न के शीर्ष पर, जो मूत्राशय मुख द्वारा, कहाँ पर, जो मूत्राशय मुख द्वारा, ठीक है, कहाँ पर आगे खुलेगी, जो मूत्राशय मुख द्वारा शिश्न के शीर्ष पर, शिश्न के शीर्ष पर, कहाँ पर, शिश्न के शीर्ष पर बाहर की ओर खुलती है, बाहर की ओर खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं, बाहर की ओर ये खुलती है। अब आगे समझिएगा, जब ये बाहर की ओर खुलेंगी तो मूत्र मार्ग के द्वारा ही शुक्रिय प्रद्रव्य प्रोस्टेट, ठीक है, तथा काउपर ग्रंथियां बाहर की ओर, ठीक है, स्रावित होती हैं। मतलब जब ये बाहर की ओर खुलेंगे तो क्या होगा, मूत्र मार्ग के द्वारा, किसके द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा, ठीक है, शुक्रिय प्रद्रव्य, शुक्रिय प्रद्रव्य प्रोस्टेट और काउपर, ये देख रहे हैं ना, ये होता है काउपर, ये होता है प्रोस्टेट, दोनों, ठीक है, काउपर और प्रोस्टेट, ये देख रहे हो काउपर है और ये वाला तुम्हारा क्या है, प्रोस्टेट है, ठीक है। काउपर और प्रोस्टेट ग्रंथियां बाहर की ओर स्रावित होती हैं, ग्रंथियां बाहर की ओर स्रावित होती हैं, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, स्रावित होती हैं। अच्छा, इसमें जो बात मैं कर लेता हूँ, तो इसमें जो होता है मूत्र मार्गी पथ भी होता है, ठीक है, कालामय होता है, झिल्ली भाग होता है जिसको बोलते हैं गुहा मर्गी, यानी कि शिश्नी भी होता है। इसमें कई प्रकार के जो है, इसमें अगर मैं बात कर लूँ तो ये 3 भागों में बटे भी होते हैं। कौन, ये जो मूत्र मार्ग जो होता है ये 3 भाग में बटे होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग आपका होगा उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये 3 भागों में बटे होते हैं, तो 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी आप सुन लीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो भाग होगा उसको बोलेंगे मूत्र मार्गी भाग। क्या बोलेंगे, ये 3 भागों में बटे होते हैं। कितने भाग में, 3 भाग में। सबसे पहला जो भाग होगा वो कौन सा होगा, मूत्र मार्गी भाग, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, ठीक है, कलामय, क्या होगा, कलामय भाग, ये हो गया, जिसको बोलते हैं झिल्ली भाग। इसको क्या बोलते हैं, झिल्ली भाग। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा होगा इसमें गुहामयी। क्या होगा, गुहामयी, गुहामयी, या फिर इसी को बोलेंगे शिश्नीय। क्या बोलेंगे, शिश्नीय, या इसी को बोलेंगे स्पंजी मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे इसी को, स्पंजी मूत्र मार्ग। तो इतना मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। इसके पार्ट के बारे में मैंने बताया, कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मूत्र मार्ग होता है वो शिश्न के शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खुलता है। मूत्र मार्ग जो होता है वो कहाँ खुलता है, इसके आगे आप लिखेंगे, इसी में लिखेंगे। देखो इसके 3 पार्ट मैंने बता दिया। इसमें 3 भाग होते हैं, पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ तक, और तीसरा ये वाला हिस्सा जो एकदम लचीला होता है, दबता भी है आराम से, ठीक है, यही होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मूत्र से जो होता है आगे आप लिखेंगे, इसी में लिखेंगे आप, ठीक है।
तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाला ना, क्योंकि उसका काम तो ख़त्म हो गया। तो इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आपको उसी हेडिंग्स में ही लिखना है। चलिए, इसी में लिखना है। लिखना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा। लिखना है आपको मूत्र मार्ग शिश्न के शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग शिश्न के, कहाँ पर, शिश्न के शीर्ष पर, ठीक है, शिश्न के शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र, मूत्रोजनन छिद्र, किसे, मूत्रोजनन छिद्र। तो मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खुलता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो मूत्र मार्ग होता है, यहाँ से धीरे धीरे आगे कहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर आगे खुलता है, जिसको बोलते हैं मूत्रोजनन छिद्र बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जहाँ से क्या होता है, यहीं पर मूत्र निकलता है और इसी से क्या निकलते हैं, शुक्राणु भी, यानी कि जो वीर्य होता है वहीं से वो भी निकलता है। कितना क्लियर हो गया। अब आप लोग कुछ ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, काउपर ग्रंथि हो गया, शिश्न हो गया। उसके बाद हम लोग ये पूरी टॉपिक आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अगले की जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, प्रोस्टेट ग्रंथि जो आपको मिलेगा, उसके बाद काउपर मिलेगा, ठीक है। और ये अब यहीं पर खत्म हुआ ये वाला। चलिए, ये मैं आपको जो है हेडिंग लगाएंगे आप अब, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये हेडिंग से। अगर हम प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें, किसकी बात करें, प्रोस्टेट ग्रंथि की, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ये भूरे रंग की अखरोट के आकार की होती है। कैसी होती है ये, अखरोट के आकार की होती है। किस आकार का, अखरोट आकार का, अखरोट आकार का होता है। तो इसका रंग कैसा होता है, तो भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ये मैंने बताया। आगे, जब ये भूरे रंग का होता है तो प्रोस्टेट जो होता है ये ग्रंथि अनेक पिंडों में बटी होती है। मतलब ये छोटे छोटे अनेक पिंडों में क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये लाल वाला जो होती हैं, ये क्या होती हैं, बटी होती हैं। उसके बाद प्रत्येक पिंड से छोटी छोटी नलिकाएँ निकली होती हैं, जिसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती हैं। इसमें जो है पिंड होते हैं, क्या होते हैं, पिंड होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो जा करके कहाँ खुलती हैं, मूत्र मार्ग में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं, मूत्र मार्ग में खुलती हैं, ठीक है। जब ये मूत्र मार्ग में खुलेंगे उसके बाद जो होगा, ठीक है, ये मूत्र मार्ग में खुलती हैं, ठीक है। इससे जलीय दुधिया तरल जो है स्रावित होता है। मतलब ये जो होता है प्रोस्टेट से एक जो है तरल स्रावित होता है, जो कैसा होता है, वो होता है जलीय होता है। कैसा होता है, यानी कि उसमें जलीय एकदम चिपचिपा टाइप होता है। जलीय दुधिय तरल, जलीय दुधिय, ठीक है, दुधिया तरल, दुधिया तरल जो होता है वो क्या होता है, वो स्रावित होता है। क्या होता है, वो स्रावित होता है, ठीक है। जब ये स्रावित करेगा उस तरल पदार्थ को जो मूत्र की अम्लीयता को प्रभावित करता है, ये क्या करेगा, ये जो है तरल पदार्थ क्या काम करेगा, मूत्र की अम्लीयता को
प्रभावित करता है। क्या करता है ये? प्रभावित करता है। किसको? इसकी अम्लीयता को, यानी कि मूत्र को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। ठीक है। उसके बाद ये जलीय दुधिय तरल में शुक्राणु गतिशील होते हैं। इसी जलीय दुधिय तरल में क्या होते हैं? जो शुक्राणु होते हैं, क्या होते हैं? शुक्राणु, वो क्या होते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील अवस्था में ये होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये गतिशील अवस्था में होते हैं। इन जलीय दुधिया में क्या होता है? इसी जलीय दुधिया में, ठीक है, कुछ तत्व पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। इसी जलीय दुधिया में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है और क्या होता है? सिट्रेट भी होता है। ठीक है। सिट्रेट दोनों पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट और सिट्रेट भी पाया जाता है इसी जलीय दुधिया में। और इसमें, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक कई एंजाइम पाए जाते हैं। इसी में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। जो एंजाइम्स का नाम क्या होगा? इसमें जो एंजाइम्स पाया जाएगा उसका नाम होगा प्रोटियो, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होगा ये किस में पाया जाएगा? तो जलीय दुधिय तरल में पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इतना तो काम हो गया इसमें। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ये रहा प्रोस्टेट ग्रंथि की। तो प्रोस्टेट ग्रंथि आपका खत्म हुआ। अब हम चलेंगे काउपर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? काउपर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको जो है लिख चुके होंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, चलिए आइए इसको हम क्या करते हैं, रब करें, फिर आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे काउपर। क्या लगाएंगे हेडिंग मेरे स्कूलों? काउपर ग्रंथियां। ठीक है। हेडिंग क्या लगेगा? काउपर ग्रंथि। क्या हेडिंग लगेगा? काउपर ग्रंथि। ठीक है। इसी काउपर ग्रंथि को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रा भी बोलते हैं। ठीक है। याद रखिएगा मेरे शेरों शेरनियों। ठीक है। काउपर ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ये पीले रंग का होता है। ये वाला जो हमने बनाया है नीले रंग का, ये कैसे होता है? पीला पीला होला। क्या होला? पीला पीला। ठीक है। कैसे होते हैं? पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है। जो क्षारीय श्लेष्मा युक्त होता है, मतलब ये क्षार को क्या कर देता है? ये स्रावित करता है। ये क्षार श्लेष्मा युक्त द्रव का स्राव करता है। ये क्या काम करता है? क्षार युक्त, ठीक है, कौन सा क्षार युक्त? श्लेष्मा। श्लेष्मा मतलब चिपचिपा पदार्थ। जो श्लेष्मा क्षार युक्त द्रव स्रावित करता है, स्रावित करता है। ठीक है। जब ये स्रावित करेगा इस तरह से तो क्या होगा उस कंडीशन में? ध्यान रखिएगा। तो उस कंडीशन में, ठीक है, वो जो वीर्य निकलेगा वो कैसा होगा? एकदम पूरा चिपचिपा एकदम हो जाएगा। ठीक, कैसा हो जाएगा? चिपचिपा एकदम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दो तरल मूत्र मार्ग के होते हैं। ठीक है। जो तरल मूत्र मार्ग के होते हैं, यह मूत्र मार्ग के अम्लीयता को क्या कर देता है? खत्म करता है। मतलब जो मूत्र मार्ग में अम्लीयता होती है, मूत्र मार्ग के अम्लीयता को खत्म करता है। ठीक, क्या करता है? अम्लीयता को क्या करेगा? खत्म करेगा। और मैथुन, ठीक है, मैथुन मतलब सेक्स,
और ये क्या काम करेगा, मैथुन या मादा जनन पथ को चिकना बनाता है। ये क्या काम करता है, मादा जनन पथ को चिकना बनाता है। मादा जनन पथ को चिकना बनाता है। ये मैंने आपको बताया, क्या बनाता है, मादा जनन पथ को चिकना बना देता है। तो ये रहा का ऊपर ग्रंथ के बारे में मैंने इतना आपको बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट हेडिंग इस पूरे टॉपिक का, जिसको बोलेंगे शिश्न। क्या बोलेंगे, शिश्न यानी कि पेनिस। किसके बारे में पढ़ेंगे, शिश्न के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ही आपकी टॉपिक पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए, ठीक है, हेडिंग लगाएंगे आप सब, पेनिस, जिसको बोलते हैं शिश्न कह सकते हैं, या इसी को बोलते हैं लिंग। अब सुनिएगा मेरे स्कूल में, देखिए लिंग की अगर हम बात करें तो एक ऐसा होता है, रॉडनुमा होता है। कैसे होता है, रॉडनुमा होता है, जिसकी जो है बेलनाकार इसकी जैसी संरचना होती है। ये क्या काम करता है, ये महिला के यानी कि मादा के, ठीक है, विजाइना में क्या करता है, मादा के विजाइना के थ्रू क्या करता है, ये शुक्राणु को प्रवेश कराता है महिला में। और दूसरी चीज़, ये पेशाब को बाहर निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, और भी चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले चीज़ जो होता है, शिश्न एक ऊर्ध्वशील मैथुनांग है। ठीक है, एक ऐसा अंग है, मैथुनांग है, यानी कि सेक्स करने वाला एक क्या होता है, एक अंग है। उसको क्या बोलते हैं, मैथुनांग है। कौन, ठीक है, वो भी कैसा, ऊर्ध्वशील। कैसा होता है, ऊर्ध्वशील है। ये ऊर्ध्वशील मैथुनांग होता है। आगे मैं अगर बात करूँ, ठीक है, जो अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, या मैथुनांग, ठीक है, होता है। उसके बाद जो एक लंबे सपाट का होता है, कैसा होता है, एक लंबे सपाट जैसा ये संरचना बनाता है। कैसे बनाता है, ये एक लंबे सपाट जैसा ये संरचना बनाता है। यह सपाट आगे फैलकर शीर्ष मुंड बनाता है। ये क्या होता है, लंबे सपाट होता है। कैसे होता है, सॉफ्ट होता है। सपाट कह रहे हैं, सॉफ्ट मतलब होता है नरम, ठीक है, या लंबे नर्म यानी कि सपाट होता है। ठीक है, जो आगे चल करके, कहाँ, जो आगे चल करके, जो आगे चल करके क्या काम करेगा, जो आगे जब बढ़ेगा, ये आगे जब बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा जब आगे आएगा तो क्या चीज़ बनाएगा, तो आगे आकर के क्या बनाएगा, यहाँ पर शीर्ष मुंड बनाता है। क्या बनाता है, शीर्ष मुंड बनाएगा। जो आगे चलकर क्या बनाएगा, शिश्न मुंड बनाएगा। क्या बनाएगा, शिश्न मुंड। हम शीर्ष मुंड बोल देते हैं तो शिश्न मुंड होता है। क्या बनाएगा, शिश्न मुंड, ठीक है, बनाता है। जब ये शिश्न मुंड बना लेगा तो शिश्न मुंड के एक पतली परत घिर जाती है। इसके ऊपर एक पतली परत आप देख रहे हैं, शिश्न मुंड ये होता है। शिश्न मुंड के ऊपर एक पतली परत होती है, जिसे, ठीक है, प्रीप्यूस या शिश्नाग्र पद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसी के ऊपर एक पतली परत होती है। किसके ऊपर, शिश्न मुंड के ऊपर एक पतली परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्री, ठीक है, प्यूस। क्या बोलते हैं, प्री प्यूस कह लीजिए, या फिर उसी को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, शिश्नाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शिश्नाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शिश्नाग्र। क्या बोलेंगे उसको हम, शिश्नाग्र भी कह सकते हैं, शिश्नाग्र पद भी कहेंगे। दो चीज़ कह सकते हैं। मतलब भाई जो लेयर आप पाइए ना भैया,
एकदम लचीला वाला, जो कभी कभी खुल जाता है फिर बंद हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रीप्रियूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीप्रियूस भी कहते हैं। अब उसके बाद समझिएगा, शिश्न के अंदर 3, ठीक है, शिश्न के अंदर जो होता है 3 प्रकार के जो है स्तंभाकार, ठीक है, क्या होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। 1, 2 और ये तुम्हारा एक है 3। तो शिश्न के अंदर जो होते हैं, मतलब शिश्न के अंदर, किसके अंदर, शिश्न के अंदर की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं मेरे शेरों, शिश्न के अंदर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, 3 इसमें, ठीक है, इसमें जो है 3 ऊतक पाए जाते हैं, जो भी कैसा होते हैं, 3 ऊतक होते हैं, वो भी कैसा, ठीक है, स्तंभाकार होते हैं। कैसा होते हैं, स्तंभाकार जो है 3 प्रकार की ये ऊतक पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 1, 2 और ये 3 प्रकार के स्तंभाकार ये क्या होते हैं, ये ऊतक होते हैं। इसमें से 2 पृष्ठीय अवस्था कॉर्पस होता है, इसमें से जो है 2 जो होते हैं, इसमें से 2 जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा पृष्ठीय, क्या होगा, पृष्ठीय कॉर्पस, क्या होगा, पृष्ठीय कॉर्पस होगा, पृष्ठीय कॉर्पस अवस्था होंगे, कॉर्पस पृष्ठीय, ठीक है, कॉर्पस होगा। ये इसमें से एक और ये दोनों कैसे होंगे, पृष्ठीय होंगे, मतलब सटे हुए एकदम पूरा होते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, एक अधरीय जो होता है, एक वाला जो होता है, 2 तो हो गए, एक जो होता है वो अधरीय जो होता है, कैसा होता है, अधरीय, ठीक है, ये पृष्ठीय हो गया, एक कैसा होता है, अधरीय होता है। और वो जो अधरीय होता है वो कैसा होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कॉर्पोरा। क्या नाम है उसका, कॉर्पोरा। क्या नाम है, कॉर्पोरा, ठीक है, स्पंजियोसम, कॉर्पोरा स्पंजियोसम, समझो। ये 2 जो है वो कार्पस होते हैं, 1, 2 ये रेड वाला, और इसमें कह रहा अधरीय जो होते हैं कॉर्पोरा स्पंजिया, ये वाला 1, 2 और एक ये यहाँ से लेकर के पहुँच नीले वाले से, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद समझिएगा, आगे की बात मैं बताऊं तो कॉर्पोरा, ठीक है, कैवर्नोसा, इसको देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था कॉर्पोरा, इसको बोलते हैं कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, ठीक है, कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये पूरा नाम इसका क्या होगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसका नाम क्या होगा, कॉर्पोरा, ठीक है, स्पंजियोसम। क्या नाम होगा, स्पंजियोसम। ये इतनी बातें मैंने आपको बता दी। आगे मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो है मूत्र मार्ग पर, ठीक है, कॉर्पोरा जो होता है, कॉर्पोरा, ठीक है, कैवर्नोसा तथा मूत्र मार्ग एक झिल्ली से ढका होता है। ये क्या होता है, इसी के कॉर्पोरा जो होते हैं, इस पर और इस पर, इस वाले पर, मूत्र मार्ग पर एक पतली सी क्या होती है, एक लेयर लगी होती है, एक क्या लगी होती है, झिल्ली लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, देखो मैं ये लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये लिख देता हूँ, ये भी यहाँ पर भी लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पर, ठीक है, कॉर्पोरा इस क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, कॉर्पस, एक मिनट रुकिए, कॉर्पस मैंने बताया था ना, कॉर्पस कैवर्नोसा, ये मैंने कॉर्पस कैवर्नोसा यानी कि कॉर्पोरा जो होता है, कॉर्पोरा और कैवर्नोसा जो दोनों होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होता है, मिस्टेक कहाँ हो रहा, एक मिनट सुनिए ज़रा, हाँ ठीक है, ये कॉर्पस होता है, क्या होता है, यहाँ पर कॉर्पस ना लेकर के ये क्या हो जाएगा, कॉर्पोरा हो जाएगा, इसको कॉर्पोरा कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको क्या करेंगे, कॉर्पोरा कर लेंगे, ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा की अगर हम बात करें, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है,
कार्पोरा कैवर्नोसा। देखिए भैया, कार्पोरा कैवर्नोसा जो होता है और प्लस यहीं पर हो जाएगा मूत्र मार्ग, ये दोनों एक झिल्ली से क्या होंगे, लिपटे हुए होंगे, और वो झिल्ली का नाम क्या होगा, तो झिल्ली से जो लिपटे हुए होंगे उस झिल्ली का नाम क्या होगा, ट्यूनिका। क्या नाम होगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनियस। क्या नाम होगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उस झिल्ली का नाम ये होगा। उसके बाद समझिएगा, जो मूत्र एवं वीर्य दोनों सिसने के द्वारा बाहर निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। मूत्र भी इसी के जरिए निकलता है, सिसने के जरिए, और इसी के जरिए वीर्य भी निकलता है। ये भी आगे लाइन में आप लिख लीजिएगा। तो ये रहा पूरी की पूरी नर जनन तंत्र। अब हम आगे की जो वीडियो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो आगे वो हम पढ़ेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।